चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने से पहले एक्टिव मास अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर को कहते हैं। और एक सिंबल अभी हम लोग सबसे पहले उसको लिख दिया जाए उस सिंबल को, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को समझेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो सिंबल है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो सिंबल लिखा गया स्क्वायर ब्रैकेट ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसे लिख दूं, हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूं तो ये हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी स्पेसिस लिख दिया जाए उसी के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब H प्लस लिख दिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो ये ध्यान में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट ये सिंबल मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एग्जांपल यहां पर लिख दिया जाए, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, या ज़्यादा अच्छा से मोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन, या एक डाटा भी यहाँ पर लिख दिया जाए, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, ऐसे भी कर हम लोग लिख दे सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 0.1 मोलर। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन की मोलरिटी कितनी है, तो 0.1 मोलर है। अब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट वॉज प्रपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा दिया गया, तो बाय गोल्डबर्ग एंड बागे। अब इधर के सेंटेंस को मत पढ़िए, पहले समझिए ये सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इन जनरल एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ए गैस बी गैस ये आपस में रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट M और N गैस, M गैस प्लस N गैस। चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए इन जनरल एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया गया। इस रिवर्सिबल रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, कैपिटल लेटर में ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी ये रिएक्टेंट हैं, कैपिटल एम और कैपिटल एन ये प्रोडक्ट है, स्मॉल लेटर में ए बी एम और एन ये स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ध्यान में रखना है, कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट, कैपिटल एम कैपिटल एन प्रोडक्ट, ए बी एम एन ये क्या है, तो ये स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितना मैंने अंडरलाइन किया बस उसी पर ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट, तो यहां पर दो रेट है, एक फॉरवर्ड का रेट, दूसरा बैकवर्ड का रेट। तो हम लोग 1 बाय 1 कर पढ़ते हैं। भाई दो रेट है, तो पहले हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, फिर बैकवर्ड के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इसको फॉरवर्ड के लिए अभी अप्लाई कीजिए। तो अब पढ़ते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम लोग लिखते हैं आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। भाई आर सिंबल हो गया रेट का, एफ फॉर फॉरवर्ड पहले से ही हम लोग बता चुके हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के एक्टिव मास, भाई ए और बी है रिएक्टेंट, इनका एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों लेंगे हम लोग, एक एक कर लेंगे। अभी रिएक्टेंट ए और बी का एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं, तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताइए किसका हो गया, ए का, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका हो गया, बी का।
अब यहां पर जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है उसको पढ़िए भाई। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे पढ़ेंगे, पढ़िए। RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी मतलब रिएक्टेंट। तो इसको सेंटेंस में दोबारा पढ़ते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। each raised by the power which is equal to its coefficient in the balanced reaction। तो each raised by the power प्रत्येक का पावर भी रेज करना है which is equal to its coefficient। तो प्रत्येक का पावर भी रेज करना है जो किसके बराबर है, कोफिशिएंट के बराबर है। तो बैलेंस रिएक्शन में ए का कोफिशिएंट ए तो ये पावर ए आ जाएगा, बी का कोफिशिएंट बी तो ये पावर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब सेंटेंस को हम लोग खुद से पढ़ते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी को सेंटेंस में पढ़िए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट है। इच रेज्ड बाय द पावर प्रत्येक का पावर रेज किया गया है विच इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट इन बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हो गया। अगर हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को लिखें तो लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करते हुए अब बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को लिखा जा रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को, चलिए ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, बैकवर्ड रिएक्शन में m और n रिएक्ट कर रहे हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन में m और n रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो m और n रिएक्ट कर रहे हैं तो m का एक्टिव मास और ये n के एक्टिव मास का क्या हो गया, प्रोडक्ट। इच रेज्ड बाय द पावर प्रत्येक का पावर रेज करना है विच इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। तो इसका पावर n और इसका पावर n, इस तरीके से लिख देंगे। तो ये रेट हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रेट हो गया किसके लिए, हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे। चलिए एक एक कर आते हैं। इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले फॉरवर्ड पर आते हैं। फॉरवर्ड पर आते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा जिसे हम लोग केव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए का एक्टिव मास पावर ए, बी का एक्टिव मास पावर क्या आ गया, बी आ गया। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आ जाए तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट Mn इच रेज्ड बाय द पावर, पावर रेज करना है विच इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कितना है तो m और n। इक्वल टू का साइन दे दे तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जिसको हम लोग kb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m की पावर m और ये n की पावर क्या आ गया, n आ गया। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। आप लोग इतना पूरा उतारिए। चलिए हम लोग का ये रिएक्शन रिवर्सिबल था, इसको रिवर्सिबल बना दिया जाए, रिवर्सिबल बना दिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर फोकस कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट केफ दिख रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इक्वेशन सेकंड में भी एक कांस्टेंट है केवी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो केफ और केबी ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। केएफ केबी ये भी रेट कांस्टेंट है, के एफ भी रेट कांस्टेंट, के भी रेट कांस्टेंट, दोनों रेट कांस्टेंट। लेकिन एफ ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और के भी रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के भी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ध्यान में रखना है
के एफ ये कांस्टेंट है, केवी भी कांस्टेंट है, के एफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, केवी रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर फोकस करते हैं। अब एट इक्विलिब्रियम पर बताइए, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होता है? बराबर होता है। तो इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होता है। फॉरवर्ड का रेट इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा, बैकवर्ड का रेट इक्वेशन सेकंड से मिलेगा। तो पुट करते हैं फॉरवर्ड का रेट, तो फॉरवर्ड का रेट के एफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। बैकवर्ड का रेट तो के बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम की पावर एम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन की पावर एन। ये हम लोग का रेट हो गया। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है। मैं बोलूं कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का 10 बजे का रखा गया। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 बजे का रखेंगे तो रेट 12 बजे का थोड़ा ही मिलेगा। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 बजे का तो रेट भी किस टाइम का मिलेगा? 10 बजे का। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस समय का कॉन्सेंट्रेशन होगा रेट भी उसी टाइम का होगा, या जिस टाइम का रेट है कॉन्सेंट्रेशन भी उसी टाइम का है। वैसे इक्वेशन सेकंड पर फोकस करें तो भाई एम और एन का कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम का रखेंगे, एम और एन का कॉन्सेंट्रेशन 10 बजे का, रेट भी 10 बजे का। एम और एन का कॉन्सेंट्रेशन 11 बजे का, रेट भी 11 बजे का। तो एम और एन का कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम का रखेंगे रेट भी उसी टाइम का होगा। तो यहां पर बताइए एट इक्विलिब्रियम रेट बराबर, तो ये रेट बराबर किस टाइम पर? तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी किस टाइम पर? इक्विलिब्रियम के टाइम पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, ये रेट बराबर है। रेट बराबर कब? तो इक्विलिब्रियम पर होता है। तो ये रेट इक्विलिब्रियम के टाइम का है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी किस टाइम का होगा? इक्विलिब्रियम के टाइम का होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग अब ऐसे लिख देते हैं, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, एम और एन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। ध्यान में रखना है। तो भाई अभी भी देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जिस समय का कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे रेट उसी समय का मिलेगा। ये रेट बराबर है। रेट बराबर कब? इक्विलिब्रियम पर। तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन भी किस समय का? इक्विलिब्रियम का। तो ए बी एम एन का कॉन्सेंट्रेशन ये इक्विलिब्रियम के टाइम का है। के बी को लेफ्ट में लेकर आ जाइए, ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन को राइट में शिफ्ट कर दीजिए। तो के एफ डिवाइडेड बाई के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का? तो m का कॉन्सेंट्रेशन पावर m ये इक्विलिब्रियम, n का कॉन्सेंट्रेशन पावर n इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई a का कॉन्सेंट्रेशन, b का कॉन्सेंट्रेशन, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, के एफ कॉन्स्टेंट, के बी कॉन्स्टेंट, तो के एफ के बी दोनों कॉन्स्टेंट, तो इसका रेशियो ये भी क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। तो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान दें, रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट का रेशियो एक अनदर कांस्टेंट, जिसको क्या बोला जा रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है, रेट कांस्टेंट के रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? तो ऊपर में फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। और ध्यान दें, ये जो आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसमें सारे टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन के हैं। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Kc एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें टर्म्स किस में है? तो C कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है। चलिए इसको उतारिए आप लोग।
चलिए ध्यान दीजिए, तो ये फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का रेशियो, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। इसे हम लोग Kc से रिप्रेजेंट करें, C क्यों? तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जितने भी एक्सप्रेशन है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, सबका यूनिट किस में होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होगा। इसी कारण से इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान दें, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का Kc कैसे लिखना है वो समझिए। एक इन जनरल ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा दिया गया, Kc कैसे लिखेंगे? तो एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए। न्यूमरेटर में एरो के राइट साइड वाले का, न्यूमरेटर में एरो के राइट साइड वाले का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और उसका पावर दे देंगे। डिनोमिनेटर में एरो के लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और उसका पावर दे देंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाए, 2 अमोनिया 3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस, इसका कैसे लिखना है? तो न्यूमरेटर में एरो के राइट साइड वाले का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और उसका कोरस्पॉन्डिंग पावर दे देंगे। तो हाइड्रोजन का पावर 3 जाएगा और नाइट्रोजन का पावर 1 जाएगा। डिनोमिनेटर में एरो के लेफ्ट साइड वाले का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे और जो कोफिशिएंट है वो पावर दे देंगे। तो डिनोमिनेटर में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन और पावर कितना देंगे? 2 देंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखना है तो न्यूमरेटर में एरो के राइट साइड का कॉन्सेंट्रेशन, कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का पावर देना है। डिनोमिनेटर में एरो के लेफ्ट साइड वाले का कॉन्सेंट्रेशन, कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का पावर देना है। चलिए ये तो हुआ Kc, लेकिन अभी हम लोग एक्टिव मास पढ़े थे मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, तो हम लोग उसी में आते हैं। एक्टिव मास को अब हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो यही हम लोग का रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया है, ठीक है ना। अब एक एक कर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कीजिए, एक बार फॉरवर्ड के लिए, एक बार बैकवर्ड के लिए। तो हम लोग फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है ए और बी, इनके एक्टिव मास का प्रोडक्ट। तो एक्टिव मास या तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या तो पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इच रेज्ड बाय द पावर, प्रत्येक का पावर रेज करना है, विच इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। तो ये ए का पार्शियल प्रेशर पावर ए, बी का पार्शियल प्रेशर पावर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसी को सेंटेंस में पढ़िए, इसको सेंटेंस में पढ़ें। आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी, मतलब रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट, इच रेज्ड बाय द पावर विच इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। इक्वल टू का साइन दे दे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड। उसी तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बैकवर्ड की बात करेंगे तो रिएक्टेंट हो जाएगा M और N। तो बैकवर्ड की बात कीजिए, बैकवर्ड, तो ये M और N क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ M एंड N
इच रेज्ड बाय द पावर, प्रत्येक का पावर रेज करना है, विच इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। तो ये पावर m और ये पावर n, इक्वल टू का साइन दे देंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग केबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पार्शल प्रेशर ऑफ m पावर m पार्शल प्रेशर ऑफ n पावर क्या हो गया n, ये इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 4। फिर से ध्यान दीजिए, kf और kb क्या है, रेट कांस्टेंट है। kf रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का और kb रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। चलिए हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर लिए। एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या होता है, बराबर होता है। तो फॉरवर्ड का रेट इक्वेशन 3 से मिलेगा, बैकवर्ड का रेट इक्वेशन 4 से मिलेगा। तो ये फॉरवर्ड का रेट रखिए यहां पर। तो फॉरवर्ड का रेट के एफ पार्शल प्रेशर ऑफ ए पावर ए पार्शल प्रेशर ऑफ बी पावर बी। बैकवर्ड का रेट तो के बी इक्वेशन 4 से, बैकवर्ड का रेट यहां से पार्शल प्रेशर ऑफ एम पावर एम पार्शल प्रेशर ऑफ एन पावर एन। चलिए अब ध्यान दीजिए फिर से इक्वेशन 3 पर। अब आप लोग आराम से बता सकते हैं इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 मैंने हाईलाइट किया। इक्वेशन 3 ये कौन सा रेट है, फॉरवर्ड का रेट है। तो भाई जिस समय का ए और बी का पार्शल प्रेशर रखेंगे, जिस टाइम का ए और बी का पार्शल प्रेशर होगा, फॉरवर्ड का रेट भी उसी टाइम का मिलेगा। और एम और एन का पार्शल प्रेशर जिस टाइम का होगा, बैकवर्ड का रेट भी उसी टाइम का मिलेगा। अब यहां पर आते हैं भाई, ये दोनों रेट बराबर, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट किस टाइम पर बराबर, इक्विलिब्रियम के टाइम पर बराबर। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्विलिब्रियम के टाइम पर बराबर होता है। तो ये पार्शल प्रेशर भी किस टाइम का होगा, इक्विलिब्रियम के टाइम का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए का पार्शल प्रेशर इक्विलिब्रियम का, बी का इक्विलिब्रियम का, सी एम का इक्विलिब्रियम का, एन का इक्विलिब्रियम का। फिर से के बी को लेफ्ट में लेकर आ जाइए। तो के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये पार्शल प्रेशर ऑफ एम पावर एम इक्विलिब्रियम का, पार्शल प्रेशर ऑफ एन पावर एन इक्विलिब्रियम का, पार्शल प्रेशर ऑफ ए पावर ए इक्विलिब्रियम का, पार्शल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, ये किस समय का, इक्विलिब्रियम का। ध्यान दें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का रेशियो, इसे अभी मैंने क्या बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का रेशियो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए यूनिट क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रेशर का मिलेगा। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट का रेशियो, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। अगर सारे टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन में हो तो उसको केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सारा का सारा टर्म्स प्रेशर में हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केपी से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग दो तरीके का अभी तक पढ़े हैं, एक केपी, दूसरा केसी। तो यहां पर लिखिए केपी, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी तक हम लोग दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जाने हैं, एक केपी, दूसरा कौन सा, केसी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग को सीखना है, केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना सीखना है। केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये नहीं लिखने आया तो इसका मतलब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो समझिए, एक एग्जांपल से हम लोग लेकर चल रहे हैं।
एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लिया गया 2 अमोनिया गैस से हम लोग का 3 हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, हमें इस रिएक्शन का केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, या इन जनरल बोला जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो न्यूमरेटर में एक्टिव मास मतलब पार्शियल प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन एरो के राइट साइड वाले का लिखेंगे। डिनोमिनेटर में एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर एरो के लेफ्ट साइड वाले का लिखेंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का पावर दे देंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे केपी लिखना हो, केसी लिखना हो, किसी भी तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो न्यूमरेटर में एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर किसका लिखना है, न्यूमरेटर में एक्टिव मास या पार्शियल प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखना है, तो एरो के राइट साइड वाले का लिखना है। डिनोमिनेटर में एक्टिव मास किसका लिखना है, तो डिनोमिनेटर में एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर एरो के लेफ्ट साइड वाले का लिखना है। और प्रत्येक के कोफिशिएंट का पावर दे देना है। सारे के सारे टर्म्स प्रेशर में हुए उसको केपी कहते हैं, सारे के सारे टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन में हुए तो उसको केसी बोला जाता है। और ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल कंठस्थ रखना है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर रखेंगे वो किस टाइम का, तो इक्विलिब्रियम के टाइम का होगा। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग केसी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो सारे टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे। न्यूमरेटर में किसको, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या कर देंगे, सबका पावर दे देंगे। तो ये पावर 3, ये पावर 1, ये पावर 2, और ये कॉन्सेंट्रेशन हमेशा याद रखना है किस टाइम का है, तो ये इक्विलिब्रियम के टाइम का है। तो शो कर दीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम का। तो हमेशा ध्यान में रखना है केपी और केसी के एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम के टाइम का होता है। तो केपी का एक्सप्रेशन लिखना है बिल्कुल सारे टर्म्स पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। न्यूमरेटर में पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, डिनोमिनेटर में पार्शियल प्रेशर किसका होगा, अमोनिया का। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर दे देंगे 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पावर कितना 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर दे देंगे कितना, तो ये आ जाएगा 2। और ये पार्शियल प्रेशर किस समय का, तो इक्विलिब्रियम के टाइम का, ये भूलना नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम का होता है। चलिए, ये हुआ हम लोग का केपी और केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं केपी और केसी में आपस में रिलेशनशिप। ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ फॉर्मूला से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इन्हीं में आपस में हम लोग रिलेशनशिप पर आ रहे हैं। केपी और केसी में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी में एक रिलेशनशिप क्या है, हम लोग डायरेक्ट आते हैं रिलेशनशिप पर। तो केपी और केसी इस इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर कितना, तो डेल्टा एन जी। अब समझिए ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है बिल्कुल कंठस्थ रखना है। केपी और केसी ये दोनों इस फॉर्मूला से आपस में रिलेटेड हैं। इसमें टर्म समझिए, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, आर आइडियल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें डेल्टा एन जी समझना है। डेल्टा एन जी क्या है, आर और टी तो हम लोग समझते हैं, ध्यान रखना है। आर आइडियल गैस कांस्टेंट,
टी जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट केल्विन वाला टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर नहीं है। तो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं आर आइडियल गैस कांस्टेंट, टी ये हम लोग का क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं केल्विन, तो ये जो टी टेम्परेचर है वो केल्विन वाला है। डेल्टा एन जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हम लोग का है, तो डेल्टा एन जी सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ gaseous product minus sum of coefficient of gaseous reactant। अब ये जो लिखा गया डेल्टा एन जी, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, इसको कुछ एग्जांपल से समझा जाए। तो डेल्टा एन जी को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझें। पहला एग्जाम्पल, 2 अमोनिया गैस, 3 हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस। चलिए हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी निकालना है। पढ़िए क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट्स के जो कोफिशिएंट है उनका सम, तो गैसियस प्रोडक्ट में कौन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनका कोफिशिएंट का सम 3 + 1 माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट कौन है, तो अमोनिया, इसका कोफिशिएंट कितना, तो ये हम लोग कर दे, ये आ जाएगा हम लोग का कितना, तो 2 मोल। तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 मोल आ जाएगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। 2 हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी निकालना है। फिर से वैसे ही, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और आयोडीन, इनके कोफिशिएंट का सम 1 + 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, तो ये कितना, 2, तो कितना आ जाएगा, 0। चलिए तीसरे एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ध्यान दीजिए, डेल्टा एन जी जो लिखा हुआ है फिर से पढ़िए, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट में तो यही है, ये सॉलिड, तो डेल्टा एन जी जब भी निकालने लगेंगे तो सॉलिड और लिक्विड के कोफिशिएंट को नहीं लेना है, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को लेना है। तो गैसियस प्रोडक्ट CO2, इसका कोफिशिएंट 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो गैस में है नहीं, सॉलिड में है, तो 1 - 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, यह आ जाएगा 1 मोल 1। चलिए एक और एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। फास्फोरस सॉलिड, Cl2 गैस, PCl3 लिक्विड, बैलेंस कर दिया जाए तो ये 4 और ये 6। डेल्टा एन जी पर हम लोग आ जाए, डेल्टा एन जी निकालिए, तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कोई भी गैस नहीं है, तो प्रोडक्ट में कोई गैस है ही नहीं, क्या हो जाएगा, 0 माइनस
सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्लोरीन गैस में है तो -6, ये आ जाएगा मोल इक्वल टू -6 मोल। तो ये 4 एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाया डेल्टा एन जी कैसे निकालना है। तो ध्यान देना है, डेल्टा एन जी निकालते समय सॉलिड और लिक्विड के कोएफिशिएंट को नहीं लेना है, सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट का सम। चलिए उतारिए। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान देना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, थोड़ा याद कीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, तो ऊपर में किसका एक्टिव मास लिखते हैं, तो ऊपर में एक्टिव मास एरो के राइट साइड वाले का, नीचे में एक्टिव मास एरो के लेफ्ट साइड वाले का, और प्रत्येक का क्या दे देते हैं, पावर देते हैं। सारा का सारा टर्म एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन में ले लिए वो केसी हो गया, एक्टिव मास प्रेशर में ले लिए वो केपी हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि अगर केपी केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है, ऊपर में मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर एरो के राइट साइड वाले का, नीचे में मोलर कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर एरो के लेफ्ट साइड वाले का लिखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है और एक्सेस सॉल्वेंट का एक्टिव मास अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, केपी हो, केसी हो या कोई दूसरा भी हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फाइनल एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड और एक्सेस सॉल्वेंट के एक्टिव मास को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्टिव मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन इन तीन के अलावा प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड और एक्सेस सॉल्वेंट, इन तीन के अलावा गलती से भी अदर स्पेसीज का एक्टिव मास नहीं छोड़ना है। प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड और एक्सेस सॉल्वेंट, इन तीन के अलावा बाकी का एक्टिव मास मस्ट है, कंपलसरी है कि उनको लिखना ही लिखना है। चलिए पढ़िए सेंटेंस को। इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, Kc एक्सेट्रा, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड एंड एक्सेस सॉल्वेंट इज नॉट रिटेन। तो ध्यान में रखना है, जब Kp Kc का एक्सप्रेशन लिखने लगेंगे तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड एक्सेस सॉल्वेंट को नहीं लिखेंगे। बिकॉज क्यों? तो इट्स एक्टिव मास इज कांस्टेंट। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, गलती से बोलना नहीं है, बट एक्टिव मास ऑफ अदर स्पेसीज मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, उनको नहीं छोड़ना है। अदर स्पेसीज प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड एक्सेस सॉल्वेंट के अलावा जो अदर स्पेसीज है उसके एक्टिव मास को मस्ट है कि क्या करना है, रिप्रेजेंट करना ही करना है।